अगर जो साथी बाहर हैं उनको बुला लो, नाश्ता तो सबका हो ही गया, हो गया ना। तो अभी इससे पहले भी बाबूजी थे, बोल रहे थे, आपको बता रहे थे। और अपने लीलाराम प्रधान जी हैं, हर ट्रेनिंग में रहे लगभग ये। कोई ट्रेनिंग इन्होंने आज तक जो मोर्चे की हुई, ज़्यादातर ट्रेनिंग इन्होंने कर रखी। और हमारा हौसला अफजाई करते रहे हम सबका। जो बाहर है बुला लो प्रवीण भाई सबको, क्योंकि ये बारिश के मौसम की वजह से थोड़ा लेट हो गया, हम भी लेट पहुंचे। तो तब तक हम लोग पकोड़े कर खाए, आपने तो देखे अच्छे लगे कि नहीं लगे। नारा लगावेंगे, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। हाँ लग कर भाई, नाश्ता तो कुछ बढ़िया अच्छा लगा नाश्ता। तो अब सत्र को चलाएंगे विधिवत। इसमें कल आपको हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, आपको बताने की कोशिश करी थी कि व्यवस्था क्या है और व्यवस्था परिवर्तन का क्या मतलब है। वो कुछ आपने, मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। भाई साहब ने, उन्होंने सवाल पूछा था तो उससे वो बात वहां से चल पड़ी थी। अब उससे आगे की चर्चा शुरू करेंगे। हमारे भी सोनी भाई हैं, तो ये अब सत्र को विधिवत शुरू करेंगे। मैं निवेदन करता हूं सोनी भाई से कि वो आवें और इस सत्र को आगे बढ़ावें। जी सोनी भाई, अब आप कमर कस कर बैठ जाओ। ये जो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब शोर नहीं करना भाई, जिसको जो नाश्ते के लिए जा रहा है ना वो आराम से चला जाएगा और आ जाएगा। हमारे बीच है सोनी भाई। ये अब सत्र को जो है, कल हमने जहां आपके बीच बात को छोड़ा था उसको वहां से कनेक्ट करेंगे और आगे की बात हम सब के बीच रखेंगे। सोनी भाई करनाल से। धन्यवाद सचिन भाई। आप सभी को नमस्ते जी। आप कल से आए हैं और रात भी रुके हैं, एक दूसरे से मिले होंगे, बातचीत करी होगी, घुले मिले होंगे। और सचिन भाई ने काफ़ी चर्चा की कल, आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। और कुछ साथी जो है नए भी नज़र आ रहे हैं कि नए आए हैं। अच्छा, कल जब हम रास्ते से आ रहे थे तो जो ये समय है ना, बात को कनेक्ट करते चलेंगे धीरे धीरे। मैं थोड़ी सी बात करूंगा अपने इतिहास पे, कि जैसे कल भाई ने बताया था कि धन धान्य बहुत था देश में, व्यापारिक ये देश था। और अभी हमारे जो प्रधान जी हैं इन्होंने भी एक बात रखी है, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो, कि जो हमारी माताएं और बहनें थी, हमारी दादी काकी नानी, उनके पास जो है चांदी सोना बड़ा होया करता था। ये भारत अमीर था, व्यापारिक था, सोना चांदी भरपूर था, कोई बेरोजगार नहीं था। भाई ने जो बात रखी कल, तो भाई ऐसा क्या हो गया कि आज हमारे मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, कपड़े लत्ते, फोन, सब कुछ किराए पे ही है। हम अपने घरों में रहे हैं लेकिन वो किराए पे है। ये समझनी पड़ेगी आपको बात। जो भी चीज आप लोन पे लोगे समझ लो वो किराए पे है। फोन भी किराए पे है। हमारा अपना क्या है? हमारा अपना जो पशुधन था वो हमारा अपना था, और हमारा जो फसलें, धान, धान्य, ये इसको धन मानते थे हमारे लोग। ऐसा क्या नौबत आ गई कि अब भैया हम इतने गरीब हो गए कि किराए पे रह रहे हैं हम अपने घरों में, अपने देश में। तो ये समझनी पड़ेगी बात। ये समझने के लिए ही 3 दिन की ट्रेनिंग लगाई जाती है कि भाई भारत कैसे था। 3 चरणों में बात होती है कि भारत कैसे था अंग्रेजों के आने से पहले, और भारत जब अंग्रेज आए तो भारत कैसा हो गया, जब अंग्रेज छोड़ के गए तो तब भारत कैसा हो गया, जो आज हम देख रहे हैं कि ऐसा हो गया कि भाई भाई के काम नहीं आता, दोस्त दोस्त के काम नहीं आता, दगाबाज, भ्रष्टाचार, गद्दारी, ये सब हमें देखने को मिलती है। नहीं तो एक समय ऐसा था जो हमारे जो 70-80 साल की जो पीढ़ी है उसने देखा है कि जिसको वो जानते भी नहीं थे और उनके गांव में वो आ गया
रास्ता पूछ लिया या रास्ता भटक गया, आगे इसको जाना था गांव में, वो रुक गया, भाई मैं आपके गांव में रुकना चाहता हूं, उसका मान सम्मान किया, उसको भोजन दिया, उसकी व्यवस्था की रहने की, और मान सम्मान से उसको भेज दिया। आज ऐसा संभव है? बहुत मुश्किल है, घर में नहीं रख सकता कोई भी अजनबी को। मतलब इतना बदलाव आ गया 60-70 सालों में हमारे देखते हुए। और जैसे डॉक्टर साहब ने कल एक बात बोली थी कि आप 10-10 का ग्रुप बना लेना, इतने सारे एनजीओ हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे हमने अपने नेता बना रखे हैं, किस लिए? विकास के लिए, भाईचारा पैदा हो उसके लिए। क्या भाई, मतलब ये जब देश आजाद हुआ, जैसी भी आजादी मिली, भाई क्यों नहीं हम ऐसा बन पाए, क्यों हम ऐसा हो नहीं पाए? कहाँ कारण रहे? जब इतने एनजीओ हैं, समाज सेवी हैं, राजनीति करने वाले हैं, वो भले के लिए तो आते हैं कि हम आपका ये कर देंगे, भला कर देंगे, वो कर देंगे। भाई हुआ क्यों नहीं? हमारी तो सोना चांदी चली गई, सब चला गया, पशुधन चला गया। नौबत ऐसी आ गई कि जैसे लीला राम जी बोल रहे थे कि माँ को ऐसा बोलना पड़ रहा है कि जमीन को बेच दे और तू चला जा। अपने बेटों को वो ऐसा बोल रही है, क्यों मजबूर होगी माँ ऐसा बोलने पर? ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये ऐसी ही बातें 3 दिन चलती हैं। मैं अपनी बात को शुरू करूंगा वहां से कि जब भारत में अंग्रेज आए नहीं थे। थोड़ी बात भाई ने बताई थी, वो कल वहां पे बहुत आपने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। कि जब भारत आए थे, मैं एक गांव की बात करूंगा, सिर्फ एक दायरे की, उनकी रहने की। जो भारत था वो यूनिवर्सल लॉ पे चलता था, सिद्धांत पे चलता था, सिद्धांत को मानने वाला, नियम को मानने वाला, पहचानने वाला, जानने वाला और उस पर चलने वाला। ये बात आपको नजर आएगी रामायण से, महाभारत से, जो भी सीरियल आपने देखे हैं उस समय में, कि जब महाभारत का युद्ध हुआ करता था तो शंखनाद हुआ करता था सूर्य उदय होने से, और जब सूर्य अस्त हो जाता था तो शंखनाद हुआ करता था, तो युद्ध बंद हो जाया करता था। तो वो नियम था। और रात को फिर वो अपने तंबुओं में, अपने टेंटों में बैठते थे। जो मतलब युद्ध के क्षेत्र में लड़ रहे हैं वही रात को फिर इकट्ठे बैठते थे। कुनबा था सारा, ऐसा में बताया गया है, जो हमें भी देखने को मिला है। फिर युद्ध भी किया उन्होंने। एक शिष्य ने गुरु को मार दिया, अपने ताऊ को ही खत्म कर दिया। अच्छा, कृष्ण जी की बात अगर करेंगे, कृष्ण भगवान की, योगी कृष्ण महाराज की, उन्होंने अपने मामा को मार दिया। ये मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लगेगा बड़ा अटपटा सा कि हमारे भगवान के बारे में ऐसे बात बोल रहा है। मैं यहां पे ये जो बात कहना चाहता हूं कि वो नियम को मानते थे। भाई कंस मामा गलत था, उसने कर जो है अपनी प्रजा पे बहुत ज्यादा लगाया हुआ था। उनकी माताजी को तंग कर रखा था, कैद खाने में बंद कर रखा था। अगर वो राजा, उस राज्य का साम्राज्य ज्यादा चलेगा तो वो तो विनाश करता चला जाएगा। तो उन्होंने उसका फिर वध किया था, वो कारण था। बेशक वो मामा था। आप इसी बात को लेते चले आएंगे। अगर उस 60-70 साल पहले आप आ जाओगे, जो ये हमारी पीढ़ी बैठी है, पंचायत में सारे फैसले निमटते थे गांव में। उस समय अगर पंचायत था, प्रधान था, सरपंच था, अगर उसके बेटे ने, भाई ने या किसी नाती ने गलत काम कर दिया तो वो उसको सजा सुनाया करता था, उसको सजा मिलती थी उसकी। ये बात सीधी फिर वहीं कनेक्ट होती है हमारे नियम पे, हमारे यूनिवर्सल लॉ पे। जब हमने उस पंचायत में अपने मतलब पक्ष करना शुरू कर दिया, अगर सरपंच के भाई ने गलत किया है वो उसका पक्ष करेगा और उसकी ही सुनेगा, चाहे वो गलत भी करके आ गया, तो यहाँ पे नियम टूटता है। फिर भाई जब उसने गलत किया है, चोरी चकारी की है, कुछ भी गलत तो हुआ है ना, कोई तो उससे परेशान हुआ है, उसके साथ तो गलत हुआ है। ये सारी की सारी कुरीतियां चली आती गई। वो यूनिवर्सल लॉ पे चलते थे। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो सिस्टम था, नेचर पे चलते थे। वो उन्होंने ये सोचा कि भाई जैसे चींटी है, वो लगभग 15-20 फुट की दूरी पर ही जाएगी, वो अपना भोजन इकट्ठा करेगी और अपने घर पे आ जाएगी। मात्र 15-20 फुट तक ही जाएगी, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। तो उन्होंने देखा कि भाई जब ये इसका एक दायरा है, क्या इंसान ऐसा नहीं कर सकता? तो उन्होंने फिर जानवरों को देखा कि भाई 15-20 किलोमीटर तक जाएगा, इसका एक दायरा है, ये वहीं पे अपना जीवन यापन करेगा और अपने हिसाब से, अपने
शरीर के अनुसार जो भी औषधि, जो भी इसको चीज खाना है, रहना सहना, ये इसी में ही रहता है, इसी में सीमित है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी में चला रहा है। उन्होंने पक्षियों को देखा, पक्षी सुबह निकलेगा अपने घोंसले से और वो शाम को घर आएगा, दाना अपना चुग्गा जो भी लेके आएगा अपने बच्चों के लिए, तो वो शाम तक घर आ जाएगा। उनकी बुद्धि ऐसी चली, जो हमारे पूर्वज थे, कि क्या इंसान ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या हम इंसान, मतलब ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है, इतना दिमाग है हमारे पास, सारी योजनाएं बना सकते हैं, युद्ध कला में हम हर चीज में निपुण हैं, तो क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते कि एक दायरा हो हमारा भी और उसमें हम रहें, वो हमारी पहचान बन जाए और वो हर चीज हम पैदा कर सकें जो वहां की जरूरत के हिसाब से हो। तो साथियों, उन लोगों ने एक दायरा बनाया 20 किलोमीटर का। जैसे वो एक मुहावरा है ना कि कोस कोस पे पानी बदला, 20 कोस पे वाणी, वो बिल्कुल सिद्धांतिक बात है। तो 20 किलोमीटर का एक दायरा बनाया, परिधि बनाई। आप जैसे कैथल का, हम कैथल में हैं, 20 किलोमीटर के दायरे में देखोगे तो जो भी वनस्पति, अगर आपका यहाँ जन्म हुआ है, जो भी वनस्पति यहाँ पे हुई है, आप आयुर्वेद के हिसाब से सोचोगे तो वो आपके लिए हुई है। आप उसका उपयोग करिए भरपूर। नेचर ने उसको पैदा किया है, आपको भी नेचर ने पैदा किया है। तो उन्होंने एक दायरा बनाया। तो आप भारत के बारे में पढ़ा होगा कि भाई गांव में, वो गांव था 20 किलोमीटर का पूरा। इस बात को मेरी ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि जैसे आज 30-40 घर इकट्ठे हो गए या 100 घर इकट्ठे हो गए वो गांव हो गया। 20 किलोमीटर का जो एक गांव दायरा था, वो एक पूरा गांव था और उसके अंदर हर चीज समाहित थी, लोहार, कमार, सनार, सब कुछ। आप एक कुम्हार की बात ले लीजिए, यहाँ की जो मिट्टी है कैथल की, और अगर मैं जहां पे मैं रहता हूं, करनाल कुंजपरा है, कस्बा है एक, वहां की मिट्टी से ये अच्छी है। अगर हम बर्तन बनाने का प्रक्रिया के हिसाब से देखेंगे तो बर्तन वहां भी बनते हैं उसकी मिट्टी में भी। लेकिन आप इस बात को ऐसे सोचिए कि यहाँ का जो कुम्हार है उसको पता है कि ये मिट्टी कितनी गर्म करनी पड़ेगी, कितनी पकानी पड़ेगी, तब उसका काला या लाल रंग होगा। मतलब मुझे कुल्हड़ बनाना है तो कितनी आंच, जो चाय पीने का जो होता है ना कुल्हड़, भैया कितनी आंच में मुझे पकाना पड़ेगा ताकि ये जल्दी मिट्टी बन जाए। घड़ा मुझे बनाना पड़ेगा तो ये कितनी आंच में पकाना पड़ेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर था, वो उसको बताएगा यहाँ के हिसाब से। लेकिन जो मेरे कुंजपरा में कुम्हार है, जो कुम्हार था, वहां का जो दायरा था, वो अपने बच्चे को उसी के हिसाब से बताएगा, भाई जो हमारी मिट्टी है थोड़ी रेतली है, इस तरीके से आप बर्तन बनाओगे तो इसका ये नियम है। जितना भी वो नियम उन्होंने दायरा किया होगा। अच्छा, अब यहां ये बात कनेक्ट कीजिए जो शिक्षा की है। यहां जो वो कुम्हार अपने बच्चे को ज्ञान दे रहा है, क्या वो वही ज्ञान दे सकता है जो मेरे कुंजपरे का दे रहा है? उसमें कुछ अलग होगा, क्योंकि वहां पे जो मिट्टी है वो कुछ ज्यादा समय लेगी पकने में, कुछ कम समय लेगी। यहाँ की मिट्टी कुछ ज्यादा समय लेगी और यहाँ कुछ कम समय लेगी। तो यही बात है कि जब इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 में बना था तो एक सूत्र में इस देश को बांध दिया था, शिक्षा के नाम पे। अगर यहाँ का कुमार अपने बेटे को बता रहा है, क्या वो अगर यहाँ के बच्चे को वहां जाके घड़ा बनाना पड़ेगा, क्या वो बना सकता है? नहीं बना पाएगा, क्योंकि मिट्टी अलग है। ऐसे ही यहाँ का किसान वहां जाके खेती नहीं कर पाएगा, वहां का किसान यहाँ नहीं खेती कर पाएगा। तो उन लोगों ने अपना रहने का, सहने का पूरा सिस्टम बना लिया था। ये इस तरीके से था कि बिल्कुल बारीकी से आप लोग समझोगे कि जो पहनावा था ना, ये सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीज तो थी ही नहीं यहाँ पे। जब अंग्रेज आए तब कागज आए, नहीं यहाँ वो सिस्टम नहीं था बिल्कुल भी। उनका एक, आपने पंजाब में अगर देखा होगा कि चादरा बांधने का अलग अलग एक तरीका है। वहां पे खाकी जो होता है वो कुछ लोग बांधते हैं, काला कुछ एरिया के लोग बांधते हैं चादर, वो परना उसको बोलते हैं। हरियाणा में भी है इस तरीके से, कहीं धोती है कहीं चादर है। वो पूरा 20 किलोमीटर का एक पूरा सिस्टम था उनका। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि ये देश तो ऐसे ही चल रहा है भाई, मतलब कोई यहाँ सिस्टम है ही नहीं इसका, ये सिद्धांतिक लोग हैं। तो जब 1600 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वहां के एक पोप ने, मतलब एक पूरी कहानी है कि एक पोप ने इस देश, पूरी दुनिया के 2 हिस्से कर दिए थे। आपने वो इतिहास में देखा होगा कि वहां का जो पोप था, उन्होंने एक
ये पूर्वी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा। वहाँ अमेरिका में तो कोलंबस गया था लूटने के लिए, मारकाट करने के लिए उनको, और यहाँ पे आया था एक पुर्तगाली वास्को डी गामा। मतलब ये लिख के हुआ है सारा सिस्टम, ये डॉक्यूमेंट है। 1598 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1600 में इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ। उससे पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि कंपनी का या कुछ भी ऐसा। और 1618 में यहाँ पे वो आई। जहांगीर का था हमारा एक राजा जहांगीर, अपना उधर गुजरात में या जहां भी उसका क्षेत्र होगा, उससे परमिशन लेने के लिए आया वो। थॉमस रो वो अंग्रेजों का प्रतिनिधि कर रहा था, जो उनका अधिकारी था। वो 2 बार आया तो परमिशन नहीं मिली उसको, ट्रेडिंग की जो भाई बता रहे थे कल के परमिशन नहीं मिली थी। तो परमिशन उसको मिल गई, तीसरी बार में परमिशन मिली तो लूटपाट का काम उन्होंने शुरू किया। लो भाई ने विस्तार से आप लोगों को बताया, मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा। तो 1757 तक इन्होंने ऐसे ही चले गए, आते रहे, चलते रहे, बड़ी खतरनाक तरीके से इनको देश को लूटना शुरू किया। और 1757 से और 1857 तक इनका क्या काम था कि जैसे डाकू लुटेरे घर में घुस जाते हैं ना, किसी को एक राजा के पास चिट्ठी आई थी, जयपुर का वो राजा था उस समय का, कि आप हमें 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे, आपको लूटेंगे। तो राजा ने अपने मंत्री संतरी को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती जा रही है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास तो 1000 स्वर्ण करोड़ मुद्राएं हैं, 1000 करोड़ हैं, तो आपको तो 100 करोड़ देनी है तो दे दो। ऐसे फिर जो राजा दे देता था तो वो उसके साथ दोस्ती कर लेते थे, दोस्ती करते थे। एक लेटर लिखा जाता था उनके बीच में कि ये राजा अच्छा है, वो अंग्रेजी भाषा में हुआ करता था, ये राजा अच्छा है, उसका बकान हुआ करता था, इसकी हमारे साथ मित्रता है। अगर नोट करके लिखा जाता था नीचे, जैसे आज भी आप किसी के साथ एग्रीमेंट करोगे तो वो वही हिसाब है। उस वक्त अंग्रेजी भाषा जो है नहीं आती थी किसी को, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से इस देश को कब्जाना शुरू किया था। नोट करके लिखा जाता था कि ये जो राजा है जिस दिन ये मर जाएगा तो इसका राज्य हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मित्र है। मतलब अंग्रेजों ने कोई भी युद्ध भारत में नहीं जीता, या तो उसकी मुखबरी करवा के उस राजा को मरवा दिया, षड्यंत्र से उसको मरवा दिया, धोखे से मरवा दिया, जीत नहीं पाए एक भी बार। ये पूरे दस्तावेज हैं, पूरी की पूरी कहानी ऐसे ही चली। 1857 का विद्रोह हुआ, उसका एक सिस्टम और था कि 565 रियासतें थी, जैसा कि कल भी भाई ने बताया था। और मैंने 20 किलोमीटर दायरे की जो आपको एक बात बताई है, उनका रहने का, सहने का, ये पूरा एक तरीका था। तो वो फिर राजा के अंडर आते थे कि एक छोटा राजा, उसके बड़ा राजा है, 565 रियासतें थी पूरे भारत में। तो जब वो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे कब्जाना शुरू किया, तो जो एक राजा था छोटा, तो उसकी जहां तक उसका राज्य था तो वहां पे उसका सिक्का और उसकी मोहर चला करती थी। मोहर मतलब आज तो वो स्टैंप बन गई, मोहर वो सोने की हुआ करती थी उस समय में, कि इसके पास सोने की मोहर है। वो मतलब राजा ही उसका मानक स्टैंडर्ड वो सब सिद्ध करता था, और ऐसा ही सिक्के का था। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। जब 1857 का दौर आया तो उस वक्त क्या हुआ कि अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से क्या किया कि भारत का जो मोहर थी ना, और जो मानक स्टैंडर्ड था, जो रुपया था, जो भारत की करेंसी आप ये मान के चलिए कि उसको खत्म कर दिया। और इंग्लैंड की रानी का या इंग्लैंड के राज्य का वो भारत में सिक्का जो है जारी कर दिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का चला करता था, लेकिन फिर 1857 के बाद संसद की सरकार चली भारत में, इंग्लैंड की। मतलब जो भी कानून बन के आएगा वो इंग्लैंड से बन के आएगा। तो यहां पे वो सिस्टम चलता गया। और एक बात और आपने देखी होगी इतिहास में कि 1857 के बाद किसी भी राजा ने विद्रोह नहीं किया अंग्रेजों का, क्योंकि उनको क्या डिसाइड हुआ था उस एग्रीमेंट में कि आपको पेंशन दी जाएगी, आपको तनख्वाह दी जाएगी, आप मौज मस्त रहिए, लिप्त रहिए।
मतलब उनका दिमाग ऐसे चेंज किया कि आप लिप्त रहिए अपने मतलब व्यसन में, राजपाट को आपके हम संभालेंगे। ऐसे ही चलते गए तो वो विद्रोह का कारण एक ये भी था कि भाई हमारा तो मानक स्टैंडर्ड खत्म हो गया, तो हम अपनी पीढ़ियों को कैसे समझाएंगे कि भारत का क्या मानक स्टैंडर्ड था, क्या रीति रिवाज था, क्या इनका हिसाब था रहने सहने का, वो तो सब खत्म हो जाएगा क्योंकि विदेशी कल्चर घुस जाएगा। जब विदेशी सरकार हम पे राज कर रही है तो वो कुछ भी नहीं रहेगा हमारा। तो उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह फिर जो भाई ने कल बताया कि गद्दार जो राजा थे उन्होंने उनके साथ संधियां की, उनको बुलाया और हमारे क्रांतिकारियों को ढूंढ ढूंढ के फिर मारना शुरू किया। और इंडियन पुलिस एक्ट का भाई ने जिक्र किया था कि 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बन गया। उस पुलिस का काम यह था कि जहां पे क्रांतिकारी छिपे हुए हैं उनको जो ढूंढ के लाएगा, जितने ज्यादा को वो मारेगा उसको जो है उसकी पोस्ट बढ़ा दी जाएगी, जैसा आज भी होता है। तो ऐसे चलता रहा धीरे धीरे। तो फिर भी क्रांतिकारी योजना बना के वो अपना क्रांति करते रहते थे, संगठन बनाते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं, इनके ऊपर पूरा शकंजा कसना है। कैसे कसा जाएगा? तो 1884 में अंग्रेजों ने एक संगठन बनाया। वो संगठन में उन्होंने अपने आदमी रखे और भारतीयों को भी शामिल किया जो लालची थे। लालची लोगों को शामिल किया और वोटिंग का सिस्टम धीरे धीरे उनको प्रधानगिरी और वो उसमें बना दिया। 1884 में, मैं अभी उस संगठन का नाम लूंगा तो थोड़े चौंक जाएंगे। उस संगठन का नाम था कांग्रेस। वो अंग्रेजों ने बनाई थी भारत में, वो एक संगठन था। उसमें क्या होने लगा कि जो उन्होंने अपने द्वारा अपने नेता बनाए थे अंग्रेजों ने, अपनी समझ के कि ये हमारे साथ मिलके काम करेंगे और अंग्रेज अपने क्रांतिकारियों की मुखबरी करेंगे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो क्रांतिकारी छिप के अभी भी काम कर रहे हैं ये भारतीय हैं, ये समस्या उनके पास लेके आएंगे और वो समस्या हमें बताएंगे। तो हमें सीधी बात उनके संगठन की पता चल जाएगी कि कहां पे संगठन हो रहा, क्या कार्रवाई कर रहा है। तो अब उन्होंने फिर और कुछ पॉइंट देना शुरू किए कि भाई ताकि भारत की जनता का इनके ऊपर विश्वास हो। अब क्या होने लगा साथियों, जो वो नेता थे अपना ऐसे प्रचार करने लगे, सभाएं करने लगे, जो उस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए भारत के, वो क्या प्रचार करने लगे कि भाई ये काम धंधे में आप लगे हो, कुमार का बेटा सारी जिंदगी इसमें निकल जाएगी आपकी, सुनार का बेटा आपकी इसमें निकल जाएगी, लोहार क्या करोगे। खेती वाले को समझाने लग गए कि क्या करोगे आप ऐसे करके। अरे आराम से बैठो, तनख्वाह लो, राजा भी तो तनख्वाह ले रहे हो, राजा भी तो तनख्वाह ले रहे हो, आप भी राजाओं की जिंदगी जियो। कैसे? इंडियन पुलिस एक्ट में नौकरी करो। इंडियन पुलिस एक्ट में उनकी नौकरियां लगवाई। फिर सर्टिफिकेट की बात आई कि कहां पढ़ा हुआ है, कि मैं तो गुरुकुल में पढ़ा हूं। तेरा एडमिशन नहीं होगा भाई, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडियन पुलिस एक्ट है उसमें तेरे को नौकरी मिलेगी। तो लालच तो है फिर लोगों में, उस टाइम भी बह गई। इंडियन पुलिस एक्ट में धड़ल्ले से नौकरियां लगनी शुरू हो गई। ऐसे ही उन्होंने और डिपार्टमेंट बनाए थे। फॉरेस्ट एक्ट डिपार्टमेंट बनाया था, उसमें भर्तियां। मैंने एक का नाम इसलिए लिया कि समझने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी कि ये जो एक में किया है वही सब में किया है। ऐसे ऐसे के मजदूरों की आवाज उठाने लग गए, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाओ, लेबरों के काम करवा रहे हो, बच्चे को, छोटे बच्चे को ही आप लगा रहे हो उसमें। मतलब आप इसको गहराई से ऐसे समझिए कि अगर मेरा 10-12 साल का बच्चा मेरे साथ काम करेगा, वो चाइल्ड लेबर में आएगा और उसको जो मैं उसको ज्ञान ट्रांसफर कर रहा था उस समय का कुम्हार, जो वो ज्ञान मिट्टी को कैसे तपाना है, किसमें कुल्हड़ बनेगा, किसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम किसमें ज्यादा है, वो अपने बच्चे को सिखा रहा था। वो टूट गया, वो काट दिया। आज कुम्हार के बच्चे जो है नहीं बना सकते वो। मतलब ये पूरा का पूरा हर क्षेत्र में हुआ, लोहार में ऐसे हुआ, सनार में ऐसे हुआ, हर कारीगर को ऐसे ही बर्बाद किया। लेकिन आज उसी कारागिरी को वो आपके सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन सिखा वो रहे हैं अपने तरीके से। ITI में एक भी ट्रेड ऐसी बता दो जो कि मेरे उस 20 किलोमीटर के गांव में नहीं होती थी। डेंटिंग, उसका जो लोहार काम करता है, मतलब उसका सेटरिंग लगाने का, वो सब जो लोहार का लोहा तपाने का काम है, क्या वो मेरे गांव में नहीं हो रहा था? जो वो मेरा 20 किलोमीटर का दायरे का गांव था मेरा,
वो जो ITI में सिखा रहे हैं आज सब, वो मतलब ये धीरे धीरे ऐसे ही ये सिस्टम चलता गया, घुसते गए हम उस चीज में, हमें पता ही नहीं चला कि हम उसमें घुस कब गए। अब 1947 का दौर आ गया भाई, भारत में कहने लगे कि भाई आजादी होगी, अब तो आजादी होगी। अच्छा, अंग्रेज छोड़ के चले गए, वो एग्रीमेंट था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, कि हम अपनी सत्ता नेहरू को सौंप के जा रहे हैं। ये कांग्रेस जो वो संगठन उन्होंने बनाया था 1884 में, उसको सौंप के जा रहे हैं पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट। माउंटबेटन अपनी पावर दे रहा है नेहरू को। ये जो उन्होंने कानून बनाए थे, इंडियन पुलिस एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, टैक्स के कानूनों पे काफी लंबी चर्चा की थी भाई ने, ये कुछ भी नहीं बदला। 1757 से लेके 1947 तक अंग्रेजों ने लूटने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए और यहां से लूट का सारा माल लंदन ले जाने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी। चोर थे वो, लुटेरे थे वो, उन्होंने व्यवस्था बनाई थी वो। और वो कानून आज के आज ऐसे ही चले हुए हैं, 34,735 कानून, एक भी कानून में बदलाव भी नहीं है। तो कैसे हम उस गांव को देख पाएंगे, कैसे हम उस भारत को फिर से बना पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत बार अपने साथियों के द्वारा टे लगा के पूछा गया कि भारत आजाद कब हुआ। पीएम ऑफिस से पत्र आता है कि ये बहुत गहन शोध का विषय है जो आपने पूछ लिया कि भारत कब आजाद हुआ। सरकार ऐसा लिख के दे रही है जिसको हम लोग सरकार मानते हैं। एक ऐसा नेता था जिसकी ये समझ में आ गया था कि भाई हम इनकी व्यवस्था में नहीं जाना है, हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे, हम अपना वही भारत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो उसकी समझ में आ चुका था। तो उसने तैयारी की और योजनाएं बनाई, लेकिन उसको ऐसा मजबूर कर दिया कि देश में उसका ऑफिस बनने ही नहीं दिया। उसको छिप के देश से बाहर जाना पड़ा और वहां जाके फिर अपनी आजाद हिंद सरकार का ऑफिस बनाना पड़ा। नाम आपके दिमाग में घूम गया होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बीड़ा उठाया था कि इनको मार के भगाएंगे, इनकी व्यवस्था हम नहीं रखेंगे, ये बर्बाद कर देगी, अपने देश को खत्म कर देगी। इसलिए उन्होंने आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद बैंक और आजाद हिंद करेंसी बनाई थी, आजाद हिंद फौज बनाई थी। भाई कोई देश बनेगा उसके पास अपनी आर्मी होनी चाहिए ना। तो 47 में भारत के पास कौन सी आर्मी थी? चंद्रशेखर की अगर बात करेंगे ना, चंद्रशेखर आजाद जब काकोरी कांड किया था तो उनके घर से कोई गया था उनके पास कि आपने काकोरी कांड किया है। गरीब परिवार से था चंद्रशेखर आजाद, छत भी टूटी हुई थी, माता पिता की दवाई दवाने के भी पैसे नहीं थे। तो उनके पास मैसेज गया था कि भाई जो ये आपने खजाना लूटा है कुछ धन दे दो और हमारी गरीबी में काम आ जाएगा। तो उन्होंने वो घर गए थे अपने फिर और लोगों को इकट्ठा करके कहा था कि मेरी पिस्तौल में 2 गोलियां हैं, मैं धन तो नहीं दे सकता, मैं अपने माता पिता को ये 2 गोलियां दे सकता हूं। चंद्रशेखर ने इतनी बड़ी बात बोली थी क्योंकि उनका विजन कौन सा था? इस व्यवस्था को खत्म करने का था जो आज चली हुई है। तो हम कैसे चंद्रशेखर को माला पहना सकते? हम तो काबिल है ही नहीं उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी जयंती पर। और ये 26 जनवरी 15 अगस्त के पूरे नाटक चले हुए हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। जो ये मैंने बात बोली आपको कि कौन सा कानून बदला है, कोई बदला है साथियों? मैं आपसे पूछता हूं, फॉरेस्ट एक्ट डिपार्टमेंट बदला है क्या? कुछ बदलाव हुआ उसमें? मतलब असली मालिक पता ही नहीं कौन है। जानते हुए भी आप इसको ऐसे समझिए कि जमीन है किसी भाई की, 1 किलो उसने ठेके पे दे दिया। भाई वो जो ठेके पे दिया है तो वो उस पे पैदावार अपने हिसाब से करेगा ना। जिसने ठेके पे लिया 1 साल तक, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे उसको बंजर छोड़ दे। तो ये 5 साल के लिए ठेके पे जाता है मेरा देश भारत। कभी इसको कांग्रेस ले लेती है, कभी इसको बीजेपी ले लेती है, कभी इसको दूसरी ले लेती है, कभी इसको तीसरी ले लेती है और मुंह फैलाए बैठे हैं चौथी, पांचवी आगे और जितनी पार्टियां हैं। भारत के उस हुनर के बारे में कोई नेता बात करता है कि मेरा ऐसा? तो बोलते हैं कि हाँ ऐसे था देश, लेकिन हुनर पे कौन बात करेगा? स्किल कौन देगा? ऐसी स्थिति पैदा कर दी 70-80 सालों में कि यहां से मेरे देश के युवा को भागना पड़ रहा है अपनी जमीन को बेच के। ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी।
इस शिक्षा ने हमें दिया क्या है? ये शिक्षा, इतने स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, ये जो बात हो रही है और जो कल भी बात चलेगी, ये वहां क्यों नहीं दी गई? लेकिन जो मेरे गुरुकुलों की शिक्षाधारी थी, मेरे गांव में ही वो सब कुछ सीख लेता था, वो कितनी अच्छी प्रक्रिया रही होगी। तो उस पे बात ही नहीं करता कोई भी। इन्होंने अपनी नेताओं की, एमपीओ की जो तनख्वाह रखी है, वो क्यों रखी थी? कारण थे पूरे उसके। मैंने जो आपको बोला है कि 1857 के बाद संसद की सरकार चली भारत में, तो वहां से एमपी एमएलए जो भारत में ट्रांसफर होके आता था, तो उसको तनख्वाह दी जाती थी और उसको 5-7 मुस्टंडे दिए जाते थे सिक्योरिटी के लिए कि कोई चंद्रशेखर इसको गोली ना मार दे, क्योंकि वो विदेशी है, वो नई से नई स्कीम लेके आ रहा है भारत में, भारत को बर्बाद करने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर आज आप भी पता करोगे, उनका दर्ज सर्टिफिकेट नहीं है सुभाष चंद्र बोस जी का, आज तक भी नहीं पता है कहां वो। और हर कोई सरकार आएगी वोट लेने से पहले कहेगी कि जो 200 फाइलें हैं हम उस पर बात करेंगे। वो 200 फाइलें खोलने का नाम ही नहीं लेता। आरटीआई लगा ली इतनी कि ये टॉप सीक्रेट है। जिसने मेरे देश को आजाद करवा दिया वो व्यक्ति टॉप सीक्रेट है मेरे देश में। जब अंग्रेज थे चलो कोई बात नहीं, तब तो टॉप सीक्रेट होगा, अब क्यों टॉप सीक्रेट है? अब तो खुल जाना चाहिए ना राज। वो इसलिए नहीं खुलता क्योंकि उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो मोहर है, वो रुपया है, वो करेंसी है। इतनी खतरनाक और जबरदस्त तरीके से लूट हो रही है कि वो उसमें दर्शाया गया है। इसलिए नहीं क्योंकि इनका भंडाफोड़ होता है सारी ही पार्टियों का, इस पूरे तंत्र का, इसलिए सुभाष चंद्र बोस पे कोई बात नहीं करता। और आजादी लाने का जैसी भी आई है वो सुभाष चंद्र बोस ही कोई हमें मानना चाहिए, और है भी वही। सच्चाई तो लोगों तक पहुंचती नहीं है। मैं एक घटना आपको बताता हूं कि 60,000 सैनिक थे आजाद हिंद सरकार में, वो जापान के रास्ते और इधर रंगून से जब भारत में एंटर हुए, अंडमान निकोबार वो जो है भारत का ही हिस्सा था उस समय, और बर्मा भी, तो ये भारत अंग्रेजों की जपेट में था। वो अपने सुभाष चंद्र बोस की सेना ने आजाद कराया था। वहां पे आजाद हिंद सरकार का झंडा लगा था पहली बार। उसमें क्या था कि मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली में, उनके दादाजी उस वक्त अंग्रेजों की फौज में थे जब ये लड़ाई चल रही थी। 1942 का वो दौर था। तो इनको कमान मिली, इनको मैसेज मिला कि जापानी अंडमान द्वीप से जो है भारत में एंटर कर रहे हैं, आप उधर पहुंचिए और उनको खदेड़िए वहां से। तो वो मेरे दोस्त का दादा भी था, तो वो मेरे दोस्त ने मुझे बात बताई थी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम वहां गए और उधर से हमें हलचल हुई कि हाँ भाई आ गए चीनी, तो और उधर से फिर माइक में आवाज आई कि भाई हम आजाद हिंद सरकार के सैनिक हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना के हम फौजी हैं, और भारतवासी हम पे गोली ना चलाएं, हम भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहते हैं, और आप भी भारतवासी हो, हम आपस में क्यों लड़ें, आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो उन्होंने हथियार उसी समय डाल दिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज में थे हमारे भारतीय सैनिक, कि भाई हम तो आपके साथ लगेंगे। और ये मैसेज पूरे देश में फैला था वहां से। तब अंग्रेज डर चुके थे पूरी तरह से कि भाई अब तो ये सुभाष चंद्र बोस आ गया और आर्मी इनके पास है, क्योंकि वो भारत में पहले भी ये काम कर चुके थे। 1935 के आसपास जब वो मेयर थे कलकत्ता के, 2000 सैनिक बंदूकों के साथ सड़कों पे निकाल दिए थे, और गुलाम थे हम उस वक्त। ऐसे काम किए थे शुरू से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए उनको कोई देख के राजी नहीं था कि ये बंदा तो पूरा तख्ता ही पलट कहिएगा। यही कारण था कि भाई उनको बाहर जाना पड़ा था। तो उन्होंने हथियार डाले, वहां से मैसेज गए, वो उनके साथ मिल गए। अब क्या हुआ कि जापान पे फिर अमेरिका ने वो बम गिरा दिए थे, उधर से जापान फिर नहीं सहायता कर सका, और जब छोड़ना पड़ा बाद में सब कुछ, वहां से वापस हटना पड़ा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने 2 साथी थे, उनको वो जो पूरा आजाद हिंद सरकार का जो खजाना था उसको हैंड ओवर करके चले गए कि भाई आप लोग इसको संभालो और मैं जापान में सरेंडर करूंगा। उसके बाद वो प्लान क्रैश की थ्योरी बनी। उन 2 लोगों ने सोच लिया कि सुभाष चंद्र बोस तो गए और इस खजाने को हड़प कर लो, हजम कर लो। वो जापान में सेटल हो गए, खजाने को हजम उन्होंने कर लिया।
और इधर फिर जो वादा किया था हमारे नेताओं के साथ उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जब ये विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम आपको आजादी दे देंगे, ऐसे लारे उन्होंने पहले विश्व युद्ध में भी लगाए, दूसरे में भी ऐसे लगाए, लेकिन आजाद नहीं किया। विश्व युद्ध तो बंद हो गया, आजाद नहीं किया। 46 निकला, 47 भी आ चुका था, तो वो आजाद नहीं कर रहे थे। तो वो फिर फौज थी ना जो अपनी नौसेना, वो विद्रोह करने लग गई कि नेताजी ही ठीक थे। फिर तो भाई उनको उसको मरवा दिया या गायब हो गए। लेकिन उस वक्त भारत में ये था कि नेताजी मरे नहीं है, वो जीवित हैं। ये उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया है और अंग्रेज भी इस बात को समझ चुके थे और वो विद्रोह करने लग गए थे, जो सेना थी पूरी की पूरी। तो ये फिर घबरा गए कि क्या ये विद्रोह क्यों कर रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर एक पत्र लिखा, वो जीवित थे, उन्होंने पत्र लिखा फिर उसको, जो राम मूर्ति थे वो जापान में सेटल हो गए थे खजाना लेके, कि भाई राम मूर्ति, इस खजाने को सुरक्षित रखना है, ये फौज बनाने के काम आएगा, आप इसको बर्बाद मत करना। जब वो लेटर आया तो अब उसको लगा कि मुझे तो हिसाब देना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी की पूरी। तो उसने फिर ब्रिटिश लोगों के साथ हाथ मिलाया और फोन किया कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है, आप लोग सही कह रहे थे, और ये लेटर है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड में दस्तावेज निकाले हुए हैं। वो चिट्ठी भी है जो राम मूर्ति को आई थी, और राम मूर्ति अंग्रेजों के साथ मिल गया। अब फिर वही गड़बड़ हो गई। तब इन्होंने इनके साथ जो नकली वादा किया था, तब वो असली सिद्ध होता दिखाई दिया। तब पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट का प्रस्ताव लेके आए थे और वो इंग्लैंड में बना था 7वें महीने में। मतलब भारत को आजादी मिल रही है तो वो एक कमरे में बैठ के कानूनों के आधार पे मिल रही है। अगर मैं किसी आदमी पे कब्जा कर लूंगा, उसकी जमीन को हथिया लूंगा, कि वो ऐसे ही एग्रीमेंट में हो जाएगी, उसको मुझे दबाना पड़ेगा, खदेड़ना पड़ेगा अपनी जमीन से, तब जाके आजादी मिलेगी। यही बात बोलते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आज सिर्फ वो चौकों पर ही रह गए हैं। हमारे सारे क्रांतिकारी जिन्होंने भी ये शहादतें दी हैं, किसी का भी सपना पूरा नहीं हुआ है। आप किसी को भी पढ़ के देख लेना। भगत सिंह का सपना था कि ये 1861 का इंडियन पुलिस एक्ट खत्म होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके तहत फांसी मिल रही है। आपको जानकारी होगी कि जब उन्होंने वो धारा सभा में बम फेंके थे तो उसमें किसी की जान नहीं गई थी, उसमें किसी की जान नहीं गई थी, धुआं हुआ था वहां पे। उसको सिर्फ 2-4 महीने की जेल होती और भगत सिंह छूट किया जाते। प्लानिंग यही थी, अरेस्ट होने की भी वहां पे यही प्लानिंग थी भगत सिंह की भी, कि भाई ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या साल अंदर रख लेंगे, कोई फांसी तो नहीं तोड़ेंगे, ये योजना थी। लेकिन भारत के ही कुछ गद्दारों ने यह बोला था कि भगत सिंह उस में शामिल थे जब सैंडर्स को गोलियां मारी गई थी, और वो भगत सिंह ही थे जिसने गोलियां मारी थी। अब सैंडर्स को गोलियां क्यों लगी थी? क्योंकि लाला जी की उन्होंने हत्या की थी, लाठी चार्ज किया था। इंडियन पुलिस एक्ट का ही तो विरोध कर रहे थे वो। ये भाई इतनी बर्बरता दिखाते हैं। तो क्या उस भगत सिंह का सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी छातियों पे लिखवा लेते हैं भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं फैन हूं भगत सिंह का। कैसा फैन भाई? जो उसका सपना है उस पे तो बात करो। और ये अंग्रेजियत चली जाएगी, इंग्लिश सिस्टम चला जाएगा। 7,32,780 क्रांतिकारियों का यही सपना था। बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने तो जो अपने लेटर बंटवाए थे कि स्वदेशी आंदोलन चलाया था देश में पूरा का पूरा। मतलब क्या था, 1905 में बंगाल ऑफ डिवीजन एक्ट हुआ था। धर्म के नाम पे देश का पहला बंटवारा हिंदू मुसलमान का, और उसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक और अपने ये लगभग जो बढ़िया नेता थे, उन्होंने विरोध किया था कि धर्म के नाम पे हमें देश का बंटवारा नहीं चाहिए। अगर ये हो गया तो भविष्य में बहुत खतरनाक रूप ले लेगा, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर ये पूरा मतलब 1906 का जो दौर आया, तो उन्होंने 6 साल मेहनत की, स्वदेशी आंदोलन चलाए, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई, बड़ा कुछ किया, और देश को संगठित करके वो रद्द करना पड़ा उस समय में। तो जब जॉर्ज पंचम आए 1911 में, तो उनके स्वागत के लिए
उनकी इच्छा थी कि भाई इतने जबरदस्त योद्धा भारत में आज भी हैं कि अंग्रेजों की नीतियों का विरोध हो रहा, अंग्रेजों ने झुकना पड़ रहा है। मतलब 6 साल तक वो आंदोलन ऐसे चला था कि भारतवासियों ने अंग्रेजी माल खरीदना बंद कर दिया था। अंग्रेजी माल खरीद नहीं रहे थे, वो स्वदेशी ही चीज खरीद रहे थे। अपनी जो भी अपने उस वक्त के कारीगर थे उन्हीं से वो चीजें खरीद रहे थे। तो वो मजबूर हुए, ये बंद ही हो गया शायद। वो मजबूर हुए तो उनको आना पड़ा, झुकना पड़ा, और उनकी मन की इच्छा थी। भाई ये बटन नहीं दब रहा, चल कोई बात नहीं, झुकना पड़ा उनको। वो आए भारत में, उनके मन की इच्छा थी, जो इंग्लैंड का राजा था उस वक्त, भारत का भी वो राजा था, उनके मन की इच्छा थी कि भाई मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूं जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन और पूरे भारत को एक ही तरफ कर दिया। ऐसा हुआ था 1857 में, लेकिन इन 5-7 लोगों ने मिलकर ऐसा काम किया है। चल जाएगा, आवाज तो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जो है भारत आए थे कि मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूं कि भारत को एक ही सूत्र में बांध दिया फिर से। उन क्रांतिकारियों के मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो 1911 में आए, उन्होंने वो कानून रद्द करना पड़ा, बंगाल ऑफ डिवीजन एक्ट, आप इतिहास में पढ़ लेना। धर्म के नाम पे देश का बंटवारा होने नहीं दिया उन लोगों ने। उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की इंग्लैंड के राजा ने, तो वो हमारे क्रांतिकारियों ने मिलने से मना कर दिया कि हम लोग नहीं मिलेंगे आपसे। उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए उनको। लेकिन उसी समय में 1911 में कुछ हमारे देश के जो चाटुकार और जिनको कुर्सियां चाहिए थी, उन्होंने उसका स्वागत किया। जैसे 1857 में गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों को बुलाया था, सेम उसी तरीके से उन लोगों ने उनका स्वागत किया। और एक गीत गाया गया जो आज भी गूंजता है पूरे धड़ल्ले से, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। आप इसको डिटेल में सुन लेना। ये मतलब उस राजा की बखान कर रहा है कि आइए, स्वागत है आपका भारत में, हम आपके चरणों के धूल भी नहीं है, ये है वगैरह वगैरह। उन्होंने पूरा बताया हुआ है, यूट्यूब पे यह जानकारी पड़ी, आप लोग देख लेना। लेकिन मेरे बच्चे तो स्कूल में आज भी उस जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे हैं। मेरे उस देश के उस समय के क्रांतिकारी तो मिलने को भी मतलब राजी नहीं थे उस गद्दार को। तो कैसे भगत सिंह और कैसे चंद्रशेखर आजाद पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। इस शिक्षा में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे ही ये प्रकरण चलता रहा। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी को भी, हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पड़ोस का बच्चा बने, मेरा ना बने, मेरा ना बने। लेकिन हमारे देश में ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने कहा है कि 1 लाख की सेना बाहर खड़ी है, उसको पता है जो भी बुरुज के बाहर जाएगा वो मरेगा। कितनों को मार सकता है, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को। लेकिन वो गया, अपने बेटे को भेजा, उसने उन लोगों को मारा, लेकिन अपनी भी शहादत दी। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़ा लड़का, उन्होंने भेजा उसको, उनको। उससे छोटा था वो भी गया। पता है भाई, गुरु गोविंद सिंह के पास तो फौज थी, अपने मुख्यमंत्री को भेज देते, सेना को भेज देते, बेटे को क्यों भेजा? आज के समय में कर पाएगा कोई? बंदा सिंह बहादुर के सामने उसके बेटे को काट दिया, उसकी आंखों के सामने ही, फिर भी नहीं माने। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जो वो 6-6 साल के, 7-7 साल के नौजवान रहे होंगे, वो उनको तक नहीं झुका पाई है विदेशी ताकतें। क्या क्या ऑफर नहीं आए होंगे उनके पास, तेरे को किले दे देंगे, तेरे को राजमहल दे देंगे, तू क्यों इन चक्रों में फिर रहा है, क्यों अपने पिताजी के साथ मिलेगा? कि नहीं, जो मेरा पिता कर रहा है वही मैं करूंगा। नहीं झुके,
दीवारों में चिनवा दिया उनको जिंदा विदेशी ताकतों ने, तब भी नहीं झुके। और ये वही समय है जो आजकल का, ये दिसंबर का महीना है जो चल रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कितनी सेवा कर रहे हैं वो लोग। और आप इसको किसी भी तरीके से ले लीजिए, हम 1947 की बात कर लीजिए कि जैसे वो आक्रमणकारी खुद आया करते थे, योजना बना के भेजा करते थे, वो आज भी योजना बना रहे हैं, आज भी आपको बर्बाद करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपकी नस्ल को मारने के लिए। देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप लोग कैसी कैसी स्कीमें लेके आ रहे हैं कि आपका समाज इकट्ठा ना रह सके। लव मैरिज का कानून खुला खुला बोलते हैं जी, देखो लव मैरिज का कानून, अगर आप किसी समाज के व्यक्ति से पूछोगे कि कितने तो परिवार उसमें उजड़ गए, कितने बर्बाद हो गए, कितने गांव उजड़ गए, क्या किसी गांव ने, किन्हीं लोगों ने, किसी संगठन ने, किसी नेता ने उसका विरोध किया है कि भी मेरे हलके में मेरा वो गांव बर्बाद हो गया लव मैरिज के कानून के कारण, इसको रद्द किया जाए? नहीं करते और ना करेंगे, क्योंकि उनको बर्बाद करना है। ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से आज भी पूरा का पूरा सेटल है, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं, अपनी जमीन बेच के बाहर भाग रहे हैं, मर भी रहे हैं। मतलब 6-7 साल के बच्चे को शुगर हो गई है, कमाल की बात है। बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे देश में जहां पे 100 साल के प्लस लोग होके फिर अपना देह त्यागते थे, उस ऐसे देश में 10 साल के बच्चे को शुगर है। ये कहां से आया, कौन लेके आया? सारा दोष पेस्टिसाइड के नाम पे किसान को देते हैं। भाई किसान अपनी बना रहा है क्या दवाई? पेस्टिसाइड अपना बना रहा है क्या किसान? चाहे कोई भी है, वो कौन लेके आया, किसकी सरकार लेके आई, क्यों लेके आई? किसान ने तो नहीं बनाया ना, उकसाया किसने किसान को? मतलब हमारी दुर्दशा वहां तक हो गई है। अक्सर बात बोली जाती है कि एक भिरड़ होती है ना, भिरड़, अगर उसके आप बच्चों को या उसके छत्ते को आप तोड़ने की कोशिश करोगे, उसके घर को, तो वो आपको डंक मारेगी, वो खुद भी मर जाएगी। मतलब जो आप पे हमला करेगी तो वो छोटा सा जीव है बेचारा, रगड़ दोगे आप उसको, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए कि वो अपने घर को टूटने नहीं दे रही है, बर्बाद होने नहीं दे रही है, उसकी हिम्मत इतनी है। लेकिन हमारी मानसिकता वहां तक चली गई है कि हमारा बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसको इंजेक्शन लगा दो, उसको पोलियो की दवाई पिला दो। हमारी मानसिकता उस भिड़ड़ से भी गई गुजरी है कि जब भारत में टिक्के नहीं थे, इंजेक्शन नहीं थे, क्या तब लोग नहीं जीते थे? बड़े अच्छे से जीते थे और 100 साल से ऊपर होके अपनी देह को त्यागते थे। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा सिस्टम तभी लिखा जाता है कि व्यवस्था परिवर्तन अभियान, कि जो भारत था ना वो दिखाई नहीं दे रहा है हमें। वो हुनर, वो कारीगिरी, वो लोग, एक दूसरे का भाईचारा, मतलब 6 पीढ़ियां एक साथ इकट्ठी बैठती थी, 6 की 6 पीढ़ियां। आज दिखा दो अगर बैठती हैं तो 6 पीढ़ियां किसी घर में हो, किसी परिवार में हो, इकट्ठे हो, वो है ही नहीं। बांट दिया, सबको डिवाइड कर दिया। तो हमको फतेह सिंह जोरावर सिंह बनना पड़ेगा, हमको वो सोच लानी पड़ेगी कि गुरु गोविंद सिंह की सोच। अगर मेरी समझ में आया कि मैं भाई गलत हो रहा है तो मुझे अपने युद्ध के मैदान में अपने बच्चे ही उतारने पड़ेंगे, तब जाके आने वाली पीढ़ियों को कुछ राहत मिल सकती है। तो बड़े ही सोचने के ये विषय हैं। इन विषयों पर और भी बहुत चर्चाएं हैं। जो हमारे बीच में रविंदर भाई आए हैं, काफी देर से बैठे हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि जो आज की कृतियां हैं हमारे सामने और हम समझ नहीं पा रहे हैं उनको, भाई एक बार उन पे जरूर अपनी चर्चा कीजिए। धन्यवाद।